तो मानवा की शुरुआत में बताया जाता है कि बहुत समय पहले जापान में शिनोबी क्लैन में आपस में ही लड़ाई छिड़ जाती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयंकर युद्ध होता है। और वहाँ से जो युद्ध से नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, उससे नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं और वे इंसानों पर हमला कर देते हैं। और तभी शिनोबी क्लैन आपस में लड़ने का फैसला छोड़कर उन दानवों से लड़ने का फैसला करती है। इनकी ये स्पिरिट देखकर एक एंटिटी ज़मीन पर उतरती है और उन्हें ऐसी शक्ति देती है जो उन्हें उन दानवों से लड़ने में यानी कि मॉन्स्टर से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इसे पाने के लिए हर बार एक नया रिचुअल किया जाता है और इन्हें एक पावर दी जाती है जो कि डीमन के किंग को हरा सकती है और डीमंस को उनके नर्क में दोबारा भेज सके। हालांकि उन्होंने सभी डीमंस को वापस भेज दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि ये तो अभी शुरुआत है, वे डीमंस दोबारा वापस धरती पर आ सकते हैं। तो उन्होंने एक क्रिम्सन स्टार एम्पायर स्टार्ट किया और जिस आइडेंटिटी ने उन्हें शक्ति दी थी वो एक फ्लेम देती है, फर्स्ट फ्लेम, ताकि वे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और नर्क को हमेशा के लिए बंद रख सकें। और वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि वो डीमन गॉड को यानी कि द फैलन को भी कैद रख सकती थी। अब हमें प्रेजेंट डे का दिन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें यानी कि डीमंस और शिनोबी क्लैन आपस में आज भी लड़ रहे हैं। तभी एक बंदा कुछ तो भी थैले में लेकर किसी टेंपल की जगह पर बढ़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अंदर आ चुका है और एक बूढ़े आदमी के सामने झुका हुआ होता है और वो बता रहा था कि काम पूरा हो चुका है। बूढ़ा आदमी उसे बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है। उस बूढ़े ने इस बंदे को किसी को तो मारने के लिए भेजा होता है जो एक्चुअली में भाग चुका था इस बंदे से लड़ते हुए, लेकिन वो यानी कि ये बंदा उसके दोनों हाथ काटने में कामयाब हो जाता है और उस थैली में वे दोनों हाथ ही होते हैं। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसके सेल्स इकट्ठा कर कर उस पर एक ऐसा जादू कर सकता हूँ जिससे वो मर सके। बूढ़ा बता रहा होता है कि इस मिशन के बारे में हमें किसी को नहीं बताना है, यहाँ तक कि क्लैन के हेड को नहीं। तभी वो बंदा उसको लॉर्ड क्रिम्सन कह के बुला रहा होता है। वो उससे कुछ पूछता है कि आखिर आपने ही मुझे उससे लड़ने के लिए क्यों भेजा, जबकि वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो मुझे मार सकता था। तभी बूढ़ा आदमी से बताता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों भेजा, वो पावरफुल था, लेकिन जो तुम में जो बात है वो अलग है। तुम में तुम्हारी जो विल है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ और तुमसे बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, तुम्हारे सामने कितनी ही ज़्यादा मुश्किल आ जाए तुम कभी भी हार नहीं मानते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें चिंता हूँ। हालांकि द नाइट हैंड, हमें एक बंदे के बारे में बताया जाता है, द नाइट हैंड, मुझे बिलीव है कि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसमें वीक है वो है स्ट्रॉन्ग विल। स्ट्रॉन्ग विल वो है जो किसी भी हद तक तुम्हें किसी से भी लड़ने पर शक्ति देती है, चाहे तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक, तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, वो है स्ट्रॉन्ग विल। और हाँ, मैंने तुम में एक ख़ास बात देखी, तो तुम सभी को बचाने के लिए लड़ते हो, इसीलिए मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। इसीलिए कल से तुम्हारे सिर पे भी क्लैन हेड का नेम टैग चढ़ सकता है। तभी बूढ़ा उस बंदे को उसकी वाइफ की तरफ भेज देता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बंदा काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है। वो जंगल से होते हुए एक जगह पर आता है, साथ से एक और टेंपल है। वो अंदर पहुँचता है, वो देखता है अपनी बीवी को जिसका नाम अनीको होता है। वो एक बेबी एक्सपेक्ट कर रही होती है और वहाँ पर कोई तो भी रिचुअल चल रहा होता है। वो आता है और उससे पूछता है कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन उसकी बीवी उससे ज़्यादा कंसर्न होती है कि तुम्हारे चेहरे पर इतना ज़्यादा ब्लड क्या कर रहा है। वो उसे ज़्यादा चिंता करने के लिए ना कहते हुए बहुत ही ज़्यादा आराम से बातें कर रहा होता है। तभी उसे दर्द हो रहा होता है, इसका मतलब बच्चा होने वाला है। तभी जो साइड में दो बंदे थे वे रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। तभी बाहर से आवाज़ आती है बहुत ही ज़्यादा चीखने चिल्लाने की।
बंदा सोचता है आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, क्या हुआ। तभी एक बंदा आता है अंदर। वो पूछता है क्या रिचुअल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अपना बंदा उससे पूछ रहा होता है आखिर क्या हुआ, क्या हुआ। तभी जो बंदा बाहर से आया होता है वो शेप बदलने लगता है, यानी कि उसके अंदर कुछ हो रहा है। उसके अंदर से अजीब आवाज़ आने लगती है। ओह, मैं तो बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। तभी अपने बंदे को पता चल जाता है कि ये वो नहीं है, इसके अंदर कुछ हो रहा है। तभी उसके अंदर से कोई तो भी अजीब चीज़ बाहर निकल रही होती है। वो देखने में बिल्कुल ही ज़्यादा डिमोनिक लग रही होती है। वो बताता है कि यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मुझे जो एक फ्री राइड मिल चुकी थी तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही वो डीमन उस शरीर से बाहर निकलता है, तभी अपना बंदा उसे एक डीमन समझने लगता है। लेकिन वो कहता है, मतलब वो डीमन कहता है कि ना ना, तुम कंफ्यूज मत हो, मैं कोई डीमन नहीं हूँ। मैं उन छोटे मोटों में से नहीं हूँ। मैं 6th फ्लोर से आया हूँ, हेल के 6th फ्लोर से। तभी जो गार्ड होते हैं उनको उस डीमन के सिर पर एक द फॉलन दिख जाता है, मतलब एक सर्कल सा। और हमें इसके बारे में पहले बताया गया है, द फॉलन यानी कि द लॉर्ड ऑफ हेल, वो ब्लैक होल डीमन होता है। तभी दोनों बंदे रिचुअल को जल्दी से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इतने में वो डीमन एक बंदे की मुंडी उड़ा देता है, जिनसे सभी बंदे शॉक हो जाते हैं। वो कहता है मुझे डीमन मत कहो, मैं उनकी तरह अगली नहीं हूँ। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेला ये रिचुअल कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तभी जो अपना बंदा होता है वो उसे मन ही मन में, यानी कि टेलीपैथी के ज़रिए वो कह रहा होता है कि हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करूँ तुम यहाँ से भाग जाना। वो लड़की उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि तुम यहाँ पर उसे ही नहीं रोक सकते, लेकिन अपना बंदा वहीं रुक जाता है और उसे भागने के लिए कहता है। तभी अपना बंदा उस पर हमला करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। सक्सेसफुली वो उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन अपना बंदा उस डीमन के सामने टिक नहीं पाता। वो डीमन एक ही पावर में उसे दूर जाके फेंकता है, जो कि अपना बंदा एक ही दरवाजे में गिरता है, जिसे तोड़ते हुए वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी वो डीमन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। वो देखता है कि वो लड़की भाग चुकी है, लेकिन वो डीमन इससे ज़्यादा घबराता नहीं है। वो अपने अंदर से कोई तो भी मॉन्स्टर निकालता है, या कहीं उनकी आत्माएं और जो बॉडीज़ होती हैं वो उनके शरीरों को वे आत्माएं पोजेस कर लेती हैं, और डीमन उन सब को उस लड़की के पीछे भेज देता है। वो कहता है कि मुझे उस लड़की का वोम चाहिए और उस लड़की का सिर काट कर मेरे पास लाओ। जैसे ही डीमन अपने बंदों को उस लड़की के पीछे भेजता है, अपना बंदा पीछे से अपनी पावर को रेडी करते हुए वहाँ खड़ा हो जाता है। डीमन को अपने बंदे से क्रिम्सन शिनोबी की, यानी कि उसी क्लैन की पावर महसूस हो रही होती है, और अपना बंदा एक डायलॉग मारता है, तुम्हें तो मैं तुम्हारे हेल में वापस भेज दूंगा। डीमन पीछे मुड़ता है और अपने बंदे को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कह रहा होता है, लेकिन असली में अपना बंदा उसे कह रहा होता है कि ओह, एक डीमन हालो ने मुझ पर हमला किया और उसका दुश्मन अभी भी खड़ा हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है कि एक्चुअली में इतना ज़्यादा वीक कौन है। अभी डीमन उसकी वाइफ को बीच में लाते हुए कह रहा होता है कि अपनी वाइफ के बारे में सोचो, हालांकि वो एस्केप कर चुकी है, लेकिन उसका मरना आज रात पक्का है। अपना बंदा तैयार होते हुए, यानी कि स्ट्रेचिंग करते हुए उसे कह रहा होता है कि हालांकि वो बर्थ देने के लिए सिर्फ 1 ही मिनट बाकी था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि वो उन सबको तो रोक ही ले। अब मुझे इतना ज़्यादा जेलस फील हो रहा अपनी वाइफ से कि मैं उसकी तरह स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तभी डीमन अपने हाथ को या कहें पावर में बढ़ता है और बताता है कि तुम्हें आखिर में पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर वो बच्चा जन्म लेता है, इस दुनिया की एंडिंग होगी। और अपना बंदा भी उछलता है और एक ज़मीन पर किक मारता है। तभी अपना बंदा एक फ्लेम एक्टिवेट करता है, जो कि होती है सीक्रेट निंजा आर्ट की। वो उस टेक्निक से बहुत सारी फायर बॉल बनाता है और उस डीमन पर अटैक करता है, जिससे डीमन काफ़ी इजीली बच जाता है। लेकिन
जिस तरह वो डिस्ट्रैक्ट होता है, अपना बंदा उसके काफ़ी करीब आ जाता है और उस पर मुक्का चला देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो जाता है और दोनों ही नीचे की तरफ गिर जाते हैं। डीमन भी उसे इतना फास्ट देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन अपना बंदा कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। लेकिन इतने में डीमन अपनी पुरानी टेक्निक इस्तेमाल करता है। वो स्पेस में से अपना हैंड निकालता है और अपने बंदे पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अपना बंदा अपनी टैक्टिक से या कहीं अपनी स्पीड से बच रहा होता है, जिसे देखकर डीमन बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है। वो अपने हाथ को देखता है, उस पर कई सारे कट होते हैं जो अपने बंदे ने लगाए होते हैं। अब अपना बंदा सीक्रेट निंजा आर्ट को एक बार और एक्टिवेट करता है और इस बार इलेक्ट्रिक एनर्जी और स्पीड से भरपूर अपना बंदा तेज़ी से दौड़ते हुए उसकी तरफ अटैक करता है, जो सीधा उसके सीने को चीरते हुए उस डीमन को दीवार से भिड़ा देता है। इस टेक्निक से अपने बंदा किसी से भी नहीं आ रहा है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो एक्चुअल में एक शिनोबी होता है जो अपने बंदे ने मारा होता है। इसका मतलब वो डीमन तभी अपने बंदे से पीछे से आता है और वो कहता है कि ओह, इस तरह से तुम अपने बंदे को ट्रीट करते हो। अपना बंदा तभी पीछे मुड़ता है और कुछ कर पाता, इतने में तो वो डीमन अपने बंदे की गर्दन पर एक चोप मार देता है, जिससे अपना बंदा काफ़ी दूर जाके गिरता है। अब हम लड़की की तरफ आते हैं, जहाँ पर वो उन सभी से बचकर भाग रही होती है और मन ही मन में दुआ कर रही होती है कि अपना बंदा ठीक हो। वह भागती है और देखती है कि आखिर ये बंदे है क्या चीज़। तभी वो लड़की भी सीक्रेट निंजा आर्ट को एक्टिवेट करती है और एक पेड़ पर स्पेल लगा देती है, जिससे उसमें से बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं और वे सब और कुछ लोग वहीं पर कट जाते हैं, लेकिन वे बहुत ही सारे होते हैं, सभी नहीं मरे होते हैं। तो उसके पीछे अभी भी 2 डीमंस पड़े होते हैं। तभी उसके पेट में यानी कि लड़की के पेट में कुछ होने लगता है, यानी कि उसका डिलीवरी टाइम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। तभी एक बंदा शिनोबी की शक्ति इस्तेमाल कर लेता है। लड़की शौक है कि ये बंदे भी शिनोबी की शक्ति इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शिनोबी की बॉडी पोजेस कर रखी है, तो ये पॉसिबल है। तभी वो उस पर अटैक करता है, लेकिन अपनी लड़की से बचा लेती है और उसे काफ़ी तेज़ मुक्का मारती है, जिससे वो एक पेड़ पर जाकर लगता है। लेकिन इतनी शक्ति इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही होती है और बच्चे का टाइम भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। तभी उसे कुछ तो भी महसूस होता है। इतने में वो मुड़ पाती, उसके पास एक धमाका होता है, जिससे वो लुढ़कती हुई बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरती हैं, इतनी दूर कि वो लगभग खाई में गिरने वाली होती हैं। वो अपने एक हाथ से खाई के एज को पकड़ लेती है। अब 3 डीमन उस लड़की के ऊपर खड़े हैं और उस पर अटैक ही करने वाले होते हैं। वो अपने बंदे को याद कर रही होती है, लेकिन इतने में एक बंदा आता है जो सीक्रेट निंजा आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों को जला देता है। वो सोचती है कि ये अपना बंदा है, लेकिन वो कोई और होता है। वो बंदा अपनी लड़की को बचा लेता है और जैसे कि हमें पता है डिलीवरी का टाइम आ रहा था, उसका बच्चा हो जाता है। वो बंदा अपनी लड़की को बता रहा होता है कि मुझे पता है कि इस सिचुएशन में किसी भी लड़की को नहीं होना चाहिए जो अभी हुआ, लेकिन उस द फॉलन डीमन को रोकने के लिए हमें उसे हराना ही होगा। हालांकि इसकी ज़िंदगी भी बचानी मुश्किल है, क्योंकि वो जो रिचुअल है वो इनकम्प्लीट रह गया था। वो लड़की कहती है कि ये तो अभी भी बच्चा है। वो लड़का कहता है कि बिना किसी दूसरे पुजारी के वो रिचुअल पूरा नहीं हो सकता। हमें पता है कि एक पुजारी को उस डीमन ने मार दिया था, जो एक्चुअल में रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। वो लड़की उससे भीख मांग रही होती है कि प्लीज़ इसे रहने दो, यहाँ पर कोई और रास्ता भी हो सकता है। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे ये करना ही होगा, मुझे उस बच्चे को दे दो। दूसरी तरफ वो डीमन अपने बंदे को लगभग हरा चुका होता है। वो आगे बढ़ता है और बताता है कि शिनोबी की ताकत बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है इतने ज़्यादा सालों में, तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। तभी उसे अपने बंदे की आवाज़ आती है। अपना बंदा उसे बताता है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ स्टोरीज पढ़ी हैं कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि तुम पावर के अलग ही लेवल पे थे, लेकिन शायद से मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे। अपना बंदा अब नीचे उतरता है और कहता है कि वो लड़की, वो बताता है कि अब आना को यानी कि वही लड़की
इस प्लेस से काफ़ी दूर जा चुकी है, तो मुझे अब वर्ल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। तभी अपना बंदा अपनी तलवार निकालता है और उसके सामने कहता है कि चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। डीमन अब सीरियस हो जाता है। क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे इससे हरा सकते हो? अपना बंदा अपनी पावर को शो करते हुए अपनी एनर्जी को उस तलवार में इकट्ठी करता है, जिससे वो तलवार बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। वो बताता है कि तुम देख रहे हो ना कि ये कैसे वाइब्रेट कर रही है। इसका मतलब इसने तुम्हारी जो नेगेटिव एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर ली है। अब डीमन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है अब तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और अपने बंदे की तरफ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से अटैक करता है। अपना बंदा कहता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है तुम मेरे साथ इस तरह के गेम खेल सकते हो? तभी अपना बंदा एक हेवनली स्लैश मारता है उसके ऊपर, जो उसकी एनर्जी को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन वो डीमन उस स्लैश से बच जाता है। वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो अपने एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करता है और अपने बंदे की तरफ कई सारी वेव्स भेजता है, लेकिन अपना बंदा उससे अपनी स्पीड से बच रहा होता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा उस डीमन के पास आ चुका होता है। वो उसका सिर ज़मीन पर देके मारता है, इससे पूरी की पूरी ज़मीन शैटर हो जाती है। वो डीमन भी काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। अपना बंदा उसे इतनी ज़्यादा तेज मारता है कि वो मंदिर से बाहर जाके गिरता है, लेकिन डीमन अभी भी होश में होता है। अपना बंदा उसे टाइम न देते हुए उसकी तरफ एक हमला करने के लिए चलता है, लेकिन इतने में डीमन अपना अटैक तैयार कर लेता है और अपने बंदे पर मारता है, लेकिन अपना बंदा एक बार फिर बच जाता है। डीमन शौक है कि आखिर ये हो कैसे सकता है। अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में है। वो ज़मीन पे उतरता है तो ज़मीन तुरंत ही शैटर हो जाती है। डीमन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बच रहा होता है। अब डीमन को महसूस हो रहा होता है कि मैं एक नॉर्मल शनोबी से नहीं लड़ रहा हूँ। तभी अपना बंदा अपनी तलवार लेते हुए उस डीमन की तरफ एक बार और हमला करता है। अब डीमन सोच रहा होता है कि मुझे इस पूरे एरिया को ही ख़त्म करना पड़ेगा। वो सारी एनर्जी अपने हाथ में इकट्ठा करता है। तभी अपने बंदे को समझ आ जाता है कि ये डार्क एनर्जी है। वो डीमन कोई तो भी अपनी एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा स्कल्स बनाता है, लेकिन अपना बंदा भी अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ कर सोचता है कि मुझे इसे रोकना पड़ेगा, और वो होप करता है कि उसकी पत्नी जिंदा हो। अपना बंदा दोनों हाथों से उस एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। डीमन बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है कि तुम एक ह्यूमन हो, तुम मेरी नेगेटिव एनर्जी को इस तरह से रोक नहीं सकते। यहाँ तक कि तुम और ये पूरा एरिया एक पल में गायब होने वाला है। लेकिन अपना बंदा अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, अपनी पूरी जान लगा रहा होता है। हालांकि वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन अपना बंदा अपनी फैमिली को हर्ट नहीं होने देगा। वो एक पंच बनाता है और उस कल पर उस डार्क एनर्जी पर मारता है और वो बीच से टुकड़े टुकड़े हो जाती है। डीमन भी बहुत ही ज़्यादा शौक है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। एक नॉर्मल बंदा, एक ह्यूमन मेरी डार्क एनर्जी को ऐसे कैसे शेल्टर कर सकता है। आखिर इस दुनिया में क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी एनर्जी अभी भी यहाँ पर नहीं है। डीमन के अंदर ये सब चल रही होता है, लेकिन अपना बंदा अपनी तलवार लेकर उससे एक फायर फ्लैश मारता है, जिसे डीमन रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अपना बंदा रुक नहीं हो रहा होता है। बार बार लगातार डीमन भी बेरली इन सबको डिफेंड कर पा रहा होता है। अपना बंदा जैसे ही उस पर बहुत सारे स्लैशिश मार रहा होता है, वो उसके थॉट्स पढ़ पा रहा होता है कि कैसे उसकी वीकनेस उसकी वो चेस्ट होती है। अपना बंदा ज़्यादा देर नहीं लगाता समझने में और अपनी तलवार उसके बीच में गाड़ देता है, जिससे उस डीमन को भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है कि इसे कैसे पता। अपना बंदा उस पर नेगेटिव लाइट का इफेक्ट मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर के शरीर में छेद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिसने अपनी बंदे की बीवी को बचाया होता है, वो उसके बच्चे के पीछे पड़ा होता है कि इस बंदे की बलि चाहिए, मतलब इस बच्चे की बलि देनी पड़ेगी इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। लेकिन वो बंदी अपने बच्चे के लिए भीख मांग रही होती है कि दूसरा रास्ता ज़रूर होगा, लेकिन वो बंदा ज़रा भी नहीं मानता और उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तुरंत ही उस पर एक
अचानक से फायरबॉल अटैक आता है, जिससे वहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। तभी हमें वो लड़की पीछे मुड़ते हुए दिखाई जाती है, लेकिन हमें अभी बताया नहीं जाता कि आखिर वो कौन था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर डीमन मर चुका है, मतलब पूरी तरह मरा नहीं है, लेकिन वो हार चुका है। डीमन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो एक ह्यूमन से हार चुका है, लेकिन अब अपना बंदा उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम है सांगो यशुके और मैं इस क्रिम्सन एम्पायर की जो हाईएस्ट रैंक है उस क्लैन से आता हूँ। ये सुनकर डीमन भी कहता है कि ओह, तो तुम क्लैन हेड हो, वही हेड जिसने नाइट हैंड को हराया था। बंदा भी शौक है, तुम्हें कैसे पता? ओह, तो तुम उसी के ज़रिए इस लोकेशन पर पहुंच पाए हो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा अपनी लड़की पर हमला करने वाला होता है उसे उसी क्लैन के डीमन के कुछ चेलों ने मार दिया होता है, लेकिन वे भी अपनी लड़की का पीछा करना छोड़ नहीं सकते। अब लड़की काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि अगर ये यहाँ पर ख़त्म भी हो गया, लेकिन ये फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा रिचुअल पूरा नहीं हुआ है तो सभी लोग तुम्हें मारना चाहेंगे। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी इजीली मरो। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि सब तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। अब लड़की खड़ी होती है और सोच रही होती है कि अब येसुके को, मतलब उसके पति को, माता पिता दोनों की जिम्मेदारी संभालनी होगी। वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है और हवा में एक तलवार बनाती है और कहती है कि ऐसे तुम्हारी वाइफ होने के कारण मुझे इस बच्चे को बचाना ही होगा। अब जो डीमंस होते बचे हुए वो उस पर हमला कर देते हैं। लड़की अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती है। अब वो अपने बच्चे को बचाने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन दोनों के बीच, यानी कि दोनों साइडों के बीच हमला शुरू हो जाता है, जो हमें एक थर्ड पीओवी से एक माउंटेन पर धमाका दिखाया जाता है, जिसे अपना बंदा भी सुन लेता है। लेकिन अपना बंदा जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होता है, उस डीमन को एक मौका मिल जाता है उस पर हमला करने का, और वो उसके चेहरे पर एक स्लैश मार देता है, जिससे अपने बंदे के चेहरे पर घाव हो जाता है। लेकिन अपना बंदा डिफेंस करते हुए उस पर एक और हमला मारता है और कहता है कि तुम्हें। लेकिन इतने में वो डीमन वहाँ से डिसअपेयर होने लगता है और जाते जाते कह रहा होता है कि ये तो बस अभी शुरुआत हुई है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी अपने बंदे को याद आता है उसकी वाइफ अनाको। वो जल्दी से भागता है अनाको की तरफ। अब मौसम और सिचुएशन ऐसी है कि जो इस सीन को बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक बना रही होती है। बिजली कड़क रही है, वो बारिश पड़ रही होती है। वो आगे बढ़ता है, अपने बंदे को अपनी वाइफ की अनाको की ईयररिंग्स मिलती हैं। वो देखता है वहाँ पर एक कटी हुई लाश पड़ी होती है। अपने बंदे को लगता है वो उसकी वाइफ की है। खैर हमें भी नहीं पता है कि ये किसकी है, लेकिन अपना बंदा इसी तरह से सोच रहा होता है। अब उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और शौक है कि वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। सीन चेंज होता है। क्रिम्सन स्टार एम्पायर का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर आंट मिजुकी होती हैं और उनके साथ में एक बच्चा होता है। आंट उसे बच्चे को बेड पर जाने के लिए कह रही होती है, सोने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो बच्चा अपनी मम्मी के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन आंट कह रही होती है कि वो घर जल्दी आ जाएंगी, जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि कल को तुम एक बड़े भाई बन जाओगे। वो बच्चा काफ़ी खुश है कि उसका एक छोटा भाई आने वाला है। सीन फिर से चेंज होता है 13 साल बाद, जहाँ पर एक बंदा, यानी कि एक बच्चा, दीवारों पर कूद रहा होता है, यानी कि इधर से उधर स्पाइडरमैन की तरह छंगाल लगा रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि यह बच्चा किसी से रेस लगा रहा होता है। तभी उसके ऊपर से एक बंदा काफ़ी तेजी से जा रहा होता है। बच्चा कहता है कि तुम जीतने नहीं वाले, और वो उसकी तरफ तेजी से भागने लगता है। वो एक जंप मारता है। जैसे ही वो दूसरी जंप मारने वाला होता है, उसका पैर फिसल जाता है। वो शौक है कि वो जल्दी से गिरने वाला है। वो जल्दी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया होता है। ये वही होती है। अब होती है मुझे कैसे पता? ये तो मुझे पता ही होगा ना भाई। अब ये पकड़ लेती हैं। वो कह रही होती है कि ज़रा देख के चलो, अगर तुम गिर कर मर गए तो मतलब तुम हार गए, समझे ना। लेकिन वो बच्चा जल्दी से संगाल मारता है और ऊपर की तरफ
एकदम स्पाइडरमैन की तरह छत पर लैंड करता है। वो उसको थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है कि जीतने तो मैं ही वाला हूँ। वो भागते भागते खुश हो रहा होता है कि मैं जीतने वाला हूँ। वो एक और जंप करता है सीधे अपनी गैलरी पर। वो अपनी गैलरी पर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि आज तो मैं जीत गया और मैंने उसे हरा दिया। जैसे ही वो अपनी बालकनी का गेट खोलता है उसे एक पंच आके लगता है और ये पंच उसी लड़की ने मारा होता है कि तुमने मेरे साथ चीट किया। बच्चा अंदर आता है और पूछता है कि आपने मुझे पीछे कैसे छोड़ दिया और आप इतनी जल्दी अंदर कैसे आ चुकी हैं। एक्चुअली में ये बंदी उसकी मोम होती है। मोम बताती है कि लगता है तुम्हारे पास जैसे ट्रिक है मेरे पास भी है। अब उसकी मोम उसके लिए नूडल्स बना रही होती हैं। उसकी मोम रामेन तैयारी कर रही होती है, मतलब नूडल्स तैयारी कर रही होती हैं, जो भी है यार, रामेन तैयार कर रही होती है। वो बंदा यानी कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उस पर एक चप्पल उड़ के आती है। वो पहली तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से डोज कर लेता है, लेकिन अपनी मोम्स का भी क्या कहना, दूसरी चप्पल पीछे पीछे आ रही होती है। दूसरी चप्पल कभी भी नहीं चूकती और वो उसकी मोम कह रही होती है कि खाने से पहले अपना हाथ धोना कभी मत बोलो, समझे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। बच्चा अब खाना ख़त्म कर देता है। फ्री टाइम में वे न्यूज़ देख रहे होते हैं कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है कि 32 स्ट्रीट पर कुछ तो भी हंगामा चल रहा है। एक मैन काफ़ी ज़्यादा रेज में आ चुका है, उसने लोगों को मार दिया है। वहाँ पुलिस पहुँच चुकी है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही होती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ का सीन जहाँ पर एक बंदा चाकू लिए हुए काफ़ी लोगों को मार रहा होता है। बच्चा और उसकी मोम भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती हैं। वहीं दूसरी तरफ उस सिचुएशन में पुलिस उसको गिरफ्तार करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही होती है कि अपने हाथ और उस हथियार को फेंक दो, लेकिन वो बंदा हमें पता है पोजेस होता है। वो उन्हीं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे आगे बढ़ता देख पुलिस वाले गोली मार देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में भी कैमरे बंद हो जाते हैं, इसलिए न्यूज़ वाले को वो सब बंद कर अगली न्यूज़ दिखानी पड़ती है। उसकी मोम टीवी बंद कर देती है। बच्चा पूछता है आखिर उसके साथ गलत क्या है, उसकी आंखें इतनी ज़्यादा अलग कैसे थी। लेकिन उसकी मोम इसको अल्कोहल या कहें ड्रग को समझती है। तुम समझ रहे हो ना, ड्रग और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल जो भी है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बता रही होती हैं। बच्चा भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, मैं 13 साल का हूँ तो मैं ये सब नहीं कर सकते। उसकी मम्मी उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें ये सब करने को किसने कहा। उसकी मोम जो पहले उनकी रेस हुई थी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे, लेकिन उसे एक बात और बता रही होती है कि तुम्हें हमेशा जीतने के लिए तेज़ या स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा कह रहा होता है कि हाँ आपके लिए कहना तो बहुत ज़्यादा आसान है कि ये सब मैटर नहीं करता, लेकिन एक दिन तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूँगा। ये मैं ये सब मेरे मुँह से निकल जाता है, इसे रिस्पेक्टफुल में लेना। मैं एक दिन तो आपको हरा कर ही रहूँगा, तुम इस तरह भी ले सकते हो। खैर, मम्मी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है। वो कह रही होती हैं कि तुम कभी भी हार मत मानना, अगर तुम्हें जीतने का कोई भी रास्ता ना दिखे तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना। हाँ बच्चा भी कह रहा होता कि हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, सबसे ज़्यादा फास्ट नहीं, सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट बना, मुझे पता है। बाय द वे हम ये सारी ट्रेनिंग कर क्यों रहे हैं? जब से मुझे याद है हम सिर्फ किए जा रहे हैं, पर क्यों? उसकी मॉम कहती है ऑफ कोर्स अपनी गट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन बच्चा अपनी शर्ट ओपन करता है। वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहले से ही हूँ। उसकी मम्मी उसे एक कोनी मारती है और कहती है कि ओह तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है कि आखिर ये सब करना क्यों पड़ रहा है, हम इतनी सारी ट्रेनिंग कर क्यों रहे हैं, मुझे हर बार नया एरिया सेटल करना पड़ता है और सारी जगह दोबारा से यूज टू करनी पड़ती हैं, मतलब ये ट्रेनिंग अलग अलग जगह पर करते हैं। और बच्चा ये भी शिकायत कर रहा होता है कि मैंने अपने और ज़्यादा फैमिली मेम्बर से कभी नहीं मिला हूँ, लाइक हम वैम्पायर की तरह क्यों जी रहे हैं। लेकिन उसकी मॉम कह रही होती है कि अभी टाइम नहीं आया है, जिस दिन आ जाएगा मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। लेकिन बच्चा अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका है कि उसे 5 साल हो चुके हैं और आपने मुझे इन सालों में कुछ भी नहीं बताया, और जो मेरे पास सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त है वो ये कुत्ता है।
क्यूट सा पपी भी अपने आप को कुत्ता सुनकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहा होता है। उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं कि आखिर ये सब तुम्हारे दिमाग में आ कैसे रहा है, क्या तुम जवान होते जा रहे हो इसीलिए। लेकिन बच्चा अभी भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है कि पिछले सालों में मुझे कभी भी पता नहीं चला है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इवन मैंने अपने पापा की एक फ़ोटो तक नहीं देखी। उसकी मॉम समझ रही होती है कि उस पर आखिर बीत क्या रही है। वो बताती है अभी टाइम नहीं आया है, एक जब जब टाइम हो जाएगा तो मैं बता दूंगी कि इन सब का रीज़न आखिर क्या है। अभी के लिए तुम्हें जो जानने की ज़रूरत है ये है कि जो तुम्हारे पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट मैन थे। अब बच्चा, अरे यार मैंने इस बच्चे का तो नाम ही नहीं बताया, इसका नाम है यू, तो हम इसे यू ही बुलाएंगे। अब यू को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम भी किसी वजह से छुपा रही होती है। तो अब उसकी मॉम बताती है तो ठीक है यू, क्लोकी को यानी कि डॉग को इसकी डेली वॉक पर लेकर जाओ। और हाँ, आज तुम्हारा बर्थडे है तो आते वक्त अपना बर्थडे प्रेजेंट लेकर आना। यू अभी भी काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होता है, लेकिन उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम्हें पता है अगर तुम जल्दी से आ जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर की कुछ बातें बता सकती हूँ। तो ठीक है, अपनी बाइक लेकर जाओ और जल्दी से वापस आओ क्योंकि अंधेरा होने वाला है। यू भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे लगता है कि वैम्पायर सी डार्कनेस को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं। यू अपने डॉग के साथ बाहर आता है, वो उसको टहला रहा होता है। तभी उसे एक शॉप मिलती है जहाँ से वो हमेशा की तरह नई बुक खरीदता है, लेकिन आज वो बंद पड़ी होती है। वो देखता है शायद से मुझे अगले हफ्ते फिर से आना पड़ेगा या एक वीक फिर से वेट करना पड़ेगा। अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है और वो देखता है कि ये तो वही बच्चा है। तभी यू को न्यूज़ की आवाज़ आ रही होती है, उसमें बताया जा रहा होता है कि जो ये सब हादसे हो रहे हैं क्या ये सब नशे की वजह से हो रहे हैं। हमें दिखाया जा रहा है कि जापान में कुछ लोग गायब हो जा रहे हैं और ये सब जब वापस आ रहे हैं तो ये बहुत सारी दिक्कत ला रहे हैं, खूंखार हो जा रहे हैं और कोई दूसरी ही भाषा बोल रहे हैं। जापान में ये जो भी लोग गायब हो रहे हैं और जितनी भी हिंसक बढ़ रही हैं, हमें इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। यू को भी समझ आ रहा होता है कि जापान से लोग गायब हो रहे हैं और वापस आते वक्त वे हमला कर रहे हैं। तभी हमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बता रहा होता है कि जब मैं अपनी सेकंड डेट से वापस आ रहा था तभी मेरे सामने कुछ गिरता है, मुझे नहीं पता। तभी मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि आसमान से एक आदमी गिर रहा होता है। तभी एक न्यूज़ एंकर एक फ़ोटो दिखा रही होती है और बता रही होती है कि हमें प्रोवाइड की गई है ये पिक्चर, ये फ़ोन से खींची गई है, ये क्लियर तो नहीं है लेकिन हमें एक आसमान में आदमी उड़ता हुआ दिखाया जा रहा है। यू काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है कि मॉम ने मुझे कहा है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा सेफ है, लेकिन तभी पीछे से एक बच्चा जो कि गुब्बारा उसके हाथ से छूट गया होता है और उसे पकड़ने के लिए रोड पर पैदल ही दौड़ने लगता है। लेकिन तभी बच्चे के सामने एक कार आ रही होती है और यू उसे देख लेता है। तभी यू बच्चे को खतरे में देख अपनी साइकिल उठाता है और उस गाड़ी के टायरों के बीच फेंक देता है और सोचता है ये काम तो करना चाहिए। वो गाड़ी उस साइकिल की मदद से स्लिप तो हो जाती है, लेकिन अपना बंदा भी तुरंत ही जंप मारता है और उस बच्चे को बचाने के लिए कूदता है। वो उसे आखिरकार बचा लेता है। यू पूछता है क्या वो ठीक है। बच्चा हाँ में जवाब देता है। तभी गाड़ी वाला भी बाहर आता है कि आखिर तुम कर क्या रहे थे। उसकी मोम भी वहाँ पर आ जाती है कि मैं तुम्हारा दूसरी बार ख्याल रखूँगी। यही सब कुछ सिचुएशन वही बूढ़ा आदमी देख रहा होता है जो कि उस दुकान का मालिक होता है, लेकिन अपना यू अपनी साइकिल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब यू घर जा रहा होता है, वो भी बिना अपनी साइकिल के। अब उसे नई साइकिल खरीदनी पड़ेगी और यू को पता है कि उसकी मोम उसकी स्टोरी पर विश्वास नहीं करने वाली है। जबकि उसकी साइकिल डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो उसे एक शॉर्टकट लेना पड़ेगा। वो अपने डॉग से बात ही कर रहा होता है कि ये दिन और कितना ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तब इसका डॉग एक टनल की तरफ भौंकने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो देखता है कि उस टनल से आवाज़ें आ रही होती हैं। यू को शौक लगता है कि एक बंदा एक लड़की के बाल पकड़कर खींचकर अंदर ले जा रहा होता है। यू तुरंत ही अपनी इंस्टिंक्ट्स को एक्टिवेट करता है। वो तुरंत वहाँ से कूदता है, मतलब उस लड़की को बचाने के लिए कूदता है। डॉग अभी भी ऊपर होता है। अब जबकि अपना यू ही हीरो होने वाला है तो मैं यू को नाम से नहीं अपना ही बंदा कहकर पुकारने वाला हूँ।
तो अपना बंदा अंदर पहुंचने वाला होता है। जैसे ही अपना बंदा उस टनल के पास पहुंचता है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी इंस्टिंक्ट आ रही होती है, क्योंकि वहाँ लड़की का सिर्फ जूता पड़ा होता है। कि तभी अपना बंदा अंदर जाता है और उसे पता है कि उसे कुछ तो भी करना पड़ेगा। तभी उसे आवाज़ आने लगती है। अब उसे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है। वो सोचता है क्या मुझे पुलिस को फ़ोन करने देना चाहिए, लेकिन उस टनल के अंदर कोई सिग्नल नहीं होता। उसे आवाज़ आती है, वो मुड़ता है, देखता है कि यूँ जैसे ही उससे पूछता है, वो बंदा जो हमने पहले देखा था पीले बालों वाला, वो मुड़ता है। उसकी आंखें नीली होती है। इसका मतलब हमें पता है कि वो पोजेस है। वो सिर्फ ये कह रहा होता है कि वो मेरा है, वो मेरा है। तभी वो अपने नाखूनों को दीवार से खुरच रहा होता है। अपना बंदा कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी उसे क्लिक करता है, कोई तो भी आवाज़ ऊपर से आ रही होती है। ऊपर एक बंदा होता है, वो भी सेम बात कह रहा होता है कि ये मेरा है। अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो वहाँ से भागता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इननेचुरल है। उसे वो ही औरत दिखती है। वो उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। तभी वो देखता है कि वो औरत भी पोजेस हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अपार्टमेंट में, यानी कि ये घर पर उसकी मॉम उसके लिए घर सजा रही होती है। वो एक दीवार सजा रही होती है और कहती है हमेशा की तरह यही दीवार। मुझे पता है कि वो ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होगा। तभी वो केक भी तैयार कर ली होती है। वो सोचती है यूँ बस आने वाला होगा, वो अभी तक आया क्यों नहीं। तभी डोर पर नॉक होती है। वो डोर को खोलती है और सामने सिर्फ डॉगी होता है, यानी कि चौकी। एक्चुअली में इसका नाम चौंकी है भाई, चौंकी आ गया होता है। और मॉम सोचती है आखिर यू कहाँ पर है। वहीं दूसरी साइड हमें यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फंस चुका है उसी लड़की के सामने। और लड़की अब डीमन बन चुकी है। वो कह रही होती है कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। यू काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है, तुम तो एक इंसान ही नहीं हो, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। लेकिन अपने बंदे का पैर फिसल जाता है और उसके हाथ से फ़ोन भी फेंका जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसे सिर्फ यही सिचुएशन नज़र आ रही होती है कि उसे जल्द से जल्द फ़ोन पकड़ना होगा। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, उसके पीछे से आवाज़ आती है, लेकिन तुरंत ही वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो वहाँ से निकल चुकी होती है। वो सोचता है आखिर वो गई किधर, लेकिन वो लड़की के बारे में सोच पाता। पीछे से वे दोनों बंदे अपने बंदे की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। वो वही बोतल पकड़ता है जिसे वो फिसला था और एक बंदे के छाती में मारता है, वही जिससे वो टूट भी जाती है कि मुझसे दूर रहे। वो डीमन भी वहीं गिर जाता है। अपना बंदा सोचता है काश ये एक सिर्फ नाइटमेयर ड्रीम हो, लेकिन वो डीमन अभी भी मरा नहीं होता है। तो वो उसके पीछे भाग रहा होता है और अपने गले से कांच निकालता है और उसके पीछे भागने लगता है। वो जोरों जोरों से चिल्लाकर हेल्प मांग रहा होता है। तभी उसे रोशनी दिखाई देने लगती है और टनल की एंट्रेंस भी आ जाती है। वो सोचता है आखिरकार वो सिर्फ बचने वाला है, लेकिन तभी उसके गर्दन पर या कहीं चेहरे पर एक पंच आकर लगता है और हमें पता है वो कौन है। वो वही लड़की होती है। वो कह रही होती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। काफ़ी ज़्यादा क्रीपी तरीके से वो हंस भी रही होती है। अपना यू काफ़ी ज़्यादा डर चुका है कि आखिर तुम यहाँ पर मेरे साथ करने क्या वाली हो। वो उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उसे उठाकर एक दीवार में देकर मानती है कि तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। अब वो लड़की डीमन बता रही होती है कि सबसे पहले मैं उन्हें बेहोश करती हूँ, फिर मैं उन्हें इतना मारती हूँ कि उनका खून निकल आए। जब वो सोचते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, फिर मैं उनकी सोल्स को अपने काबू में कर लेती हूँ। वो देखती है अपना बंदा अभी भी मूव कर रहा है। डीमन कह रही होती है कि ओ तो तुम्हें अभी भी विश्वास है कि तुम अभी भी मुझसे बच सकते हो। वो अपना हाथ अपने बंदे की कमर पर मार देती है, जिससे अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। उसके पीठ पर घाव बन गया होता है। वो सिर्फ मंदी आवाज़ में एक ही शब्द दोहरा रहा होता है, मेरी मदद करो। एक तो डीमन लोग काफ़ी ज़्यादा घमंडी होते हैं भाई। डीमन बंदा भी कह रहा होता है कि तुम्हें सही में लगता है कि मुझे तुम रोक सकते हो, मुझ जैसे इनविटेबल को। हाँ, तुम तो एक ह्यूमन हो, समझ गए ना। अपने बंदे के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक प्रॉपर दोस्त भी नहीं बनाए हैं
और मैं अभी तक अपने पापा से तक नहीं मिला। तभी उसके पीछे खड़े हुए साथी यानी कि डेमन के पीछे खड़े हुए साथी कहते हैं जल्दी से उसकी सोल ले लो। वो लड़की जैसे ही आगे बढ़ती है तभी तभी हमें कोई तो भी आते हुए दिखाया जाता है और पीछे खड़े दोनों डेमन की गर्दन पल भर में कट जाती है। आगे खड़ी डीमन को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये किसने किया और हमें पता है कि ये कौन होती है। ऑफ कोर्स यू की मोम। यू उसकी अभी भी आंखें काफ़ी थोड़ी सी खुली होती है और देखता है कि वहाँ पर उसकी मोम आ चुकी होती है। मोम उस पर हमला करते हुए कह रही होती है कि मेरे बच्चे से दूर रहो, लेकिन मॉन्स्टर भी छोटा मोटा नहीं होता है। वो उसकी मूवमेंट्स देख लेता है और बच जाता है। वो पीछे जाता है और मोम अपने बच्चे के सामने यू के सामने आ जाती है। यू देख रहा होता है कि उसकी मोम किस तरह से बचा रही है। उसके मुंह से जब वो बेहोश हो रहा होता है सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वो एक मॉन्स्टर है मोम। अब मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा शौक में है कि आखिर उसने यानी कि मोम ने उस मॉन्स्टर को कैसे मारा। वो जवाब मांग रही होती है। वो जवाब मांगती है आखिर कैसे कैसे तुमने उन दोनों को मार दिया। क्योंकि मोम भी काफ़ी ज़्यादा शौक है कि ये डीमंस को मैनिपुलेट कर सकती है, उन्हें अपने अकॉर्डिंग उनसे काम करवा सकती है। यहाँ तक कि थर्ड लेवल के डीमन भी ये नहीं कर सकते। इसका मतलब ये एक हाई रैंक डीमन है। तो क्या हुआ, तुम यहीं पर मरने वाली हो। और यू की मोम अपनी असली पावर को एक्टिवेट करने लगती है। अब यू की मोम और वो मॉन्स्टर आमने सामने हैं और मॉन्स्टर उस पर हमला कर देती है। तभी वो उछलती है और देखती है वो हमला करने वाली है तो उसकी मोम तुरंत यू को पकड़ती है और वहाँ से बचा लेती है। तभी वो कहती है कि मुझे तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम मॉन्स्टर हो और तुमने कई लोगों की हत्या कर दी है। लेकिन उसकी मोम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और एक तगड़ा चूप मारती है, मतलब एक किक मारती है कि तुम्हें मेरे बच्चे पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। और वो उसे दूर उड़ाते हुए एक दीवार में देके मारती है। तभी यू की मोम का हाथ आता है और उसके सिर को पकड़ता है। मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि ये यू की मोम एक शिनोबी है। वो मना करती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। वो मॉन्स्टर अब मारा जा चुका है। यू की मोम यू को वो कंधे पर उठाती है और घर के लिए निकल जाती है और कहती है लगता है उसे बताने का समय आ चुका है। बाद में उसी जगह पर वही मॉन्स्टर आता है जो हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब 13 साल पहले दिखाया गया था। वही डीमन द फॉलन। वो वहाँ पर आता है और देखता है कि आखिर इतना ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्ग था। द फॉलन वहाँ कर देखता है कि वो मॉन्स्टर जो उसने भेजी थी वो मारी जा चुकी है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि थर्ड लेवल की डीमन को किसने मार दिया। आखिर वो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी वो देखता है वहाँ पर फ़ोन पड़ा होता है, यानी कि यू की मोम का फ़ोन होता है। वो उस पर ब्लड भी लगा होता है। वो उसे जीभ से टेस्ट करता है उसे और उसे पता चल जाता है कि ये एक इंसानी खून है। तभी उससे गलती से मोबाइल ऑन हो जाता है और जिसकी स्क्रीन पर यू की मोम और यू होते हैं और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है द फॉलन कि ये वुमन क्या ये अभी से भी जिंदा है। ये लड़का तो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। क्या ये दोनों सरवाइव कर चुके हैं। और वो कहता है कि फाइनली अब वाइल्ड पावर का इस्तेमाल कर पाऊँगा, फर्स्ट फ्लेम मेरी होगी। वहीं दूसरी तरफ यू घर पर जहाँ पर वो उठता है और काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और उसे दर्द भी हो रहा होता है। तभी वो देखता है उसका सामान। उसकी मम कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ये पूछ रहा होता है कि नहीं, जब तक आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करती कि यहाँ पर क्या हो रहा है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और मैंने देखा कि आप वहाँ थी और आपके हाथ ग्लो कर रहे थे। इतने में उसकी मॉम सारा सामान पैक कर रही होती है। वो एक डिब्बा निकालती है, उसमें शूरिकेन्स होते हैं। तभी में दिखाया जाता है बंदे के रिब्स काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे होते हैं और वो मम्मी पे चिल्ला रहा होता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी उसकी मोम उस पर 2 शूरिकेन फेंकती है जिससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो डोज कर लेता है और वो टाइम रहते डोज कर लेता है। लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे ब्लैक शेडोज़ हैं जिनकी वजह से अपने बंदे को काफ़ी ज़्यादा कोल्ड, एंग्री और लोनली फील हो रहा होता है। उस पर वे पोजेस करने की कोशिश करते हैं। तभी उसकी मोम उस पर और ज़्यादा शूरिकेन फेंकती है कि बचो, वे तुम्हें पोजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी तरफ आओ। और वो
और 2 को गिरा देती हैं। तभी अपना बंदा यू अपनी मॉम के पीछे जाता है कि आखिर ये डीमंस है क्या, लेकिन उसकी मॉम उसे शांत रहने के लिए कह रही होती है और कह रही होती है कि मेरे पीछे रहना ये नॉर्मल है, लेकिन तुमने अभी तक ये सब देखा नहीं है तो तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है। तभी अपना यू देखता है कि उसकी मोम की फिंगर काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही होती हैं। उसकी मोम 2 फिंगर उसके माथे के करीब लाती हैं और कहती हैं कि मुझे माफ़ करना, तुम्हारी आंखें इतने सालों से बंद थी, और उसके माथे को टच करती हैं। अब उसकी मोम कहती है जो भी इस हकीकत की आंखें हैं उन्हें बंद करो और अपने अंदर की आंखें जगाओ। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा जलने लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। उसकी मोम बताती है 13 साल बाद फाइनली तुम्हारी आंखें खुलने वाली हैं। तभी अपना बंदा इनर स्पेस में जाता है। तभी अपना बंदा इनर स्पेस में पहुंच जाता है। उसकी मोम उसे फोकस करने के लिए कहती है अपने शांत मन पर और अपने दिल की आवाज़ पर, और कहती हैं अपने आप को शांत करो और देखने की कोशिश करो। अब अपनी आंखें खोलो। अपना बंदा अपनी आंखें खोलता है। अब उसकी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही हैं और अब अपना बंदा भी उन शैडोज़ को देख पा रहा है, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इतने में तुरंत यू की मदर अपनी तलवार निकाल लेती हैं, उछलती हैं और उनको टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, जिसे देखकर यू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब सारे डीमन चूर चूर हो चुके हैं। यू की मोम को पता है कि अपना बंदा यू अभी भी तैयार नहीं है, तो वह उसे बताती है कि अभी तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई हैं। यू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और शौक है। वो अपनी मोम से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछने लगता है कि मोम आप किस बारे में बात कर रही हैं, आखिर ये चीज़ क्या थी, और आपके हाथ में जो तलवार है वो इतनी ज़्यादा ग्लो क्यों कर रही है, क्या आप इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों नहीं हैं, आप इतनी ज़्यादा शांत क्यों लग रही हैं, मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है। उसकी मोम बताती है ये जो थिंग्स थी ये फर्स्ट हेल से आई थी, यानी कि हेल के फर्स्ट लेवल से, लेकिन हम इन्हें अदर्स कहते हैं। अब यू की मोम बताती है कि ये जो भी आइडेंटिटीज़ हैं, ये जिनके भी अंदर गुस्सा, भय और जितनी भी ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, इनको मदद करती हैं उन पर कब्ज़ा करने में। लेकिन जो आदमी शांत होता है और अपने फोकस को मेंटेन रखने में कामयाब हो जाता है, वो बच जाता है। सीन कट होता है यू के घर के बाहर, जहाँ पर बहुत सारी शैडोज़ होती हैं। उसके घर के बाहर से एक बंदा जा रहा होता है, उसे वे उनमें से एक पोजेस कर लेती हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा बंदे पोजेस हो चुके हैं और वो अपने बंदे यू के घर पर कब्ज़ा करने के लिए वो अपने बंदे यू के घर पर अटैक कर देते हैं। यू देखता है, आपने वो आवाज़ सुनी? तभी उसके सामने शीशा तोड़ते हुए वही बंदा जो पोजेस है सामने आता है, जिससे अपना बंदा यू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ये तो बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे हमें टनल में मिले थे, क्या ये हमारा अभी भी पीछा कर रहे हैं? अपना चौंकी भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका है। उसकी मॉम उसे आगाह करती है कि मेरे पीछे रहना, लेकिन वो देखती है वो घर के बाहर जा रहा है। वो उसे मना करती है, लेकिन बंदा कहता है लेकिन हमें भाग नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा है। वो बाहर भागता है और सोचता है हमें नीचे जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो देखकर शौक है कि भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो देखता है कि उसके सामने काफ़ी सारे बंदे आ चुके हैं जो पोजेस होते हैं। वो सोचता है कि लगता है सारा ही टाउन पोजेस हो चुका है हमारे लिए। वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है, लेकिन तभी उसका डॉग कहता है जल्दी से वापस से मोम के पास चलो। वो अपनी मोम के पास भागता है और चिल्लाता है मुझे माफ़ करना मोम, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, क्या क्या ये अभी भी यहीं पर है? लेकिन वो देखता है उसकी मोम ने अंदर सारे डीमंस मार चुके हैं, लेकिन मारे नहीं हैं। वो पूछता है क्या आपने वो बंदे सारे मार दिए? लेकिन वो कहती है नहीं, वे मरे नहीं हैं, वे बस अनकॉन्शियस हैं। तभी एक डीमन यू पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी मोम तुरंत निंजा सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट करती हैं और अपनी तलवार भेजती हैं, जो एक तीर की तरह हर एक बंदे के सिर से होते हुए उन्हें मारते हुए निकल जाता है। लेकिन वो फिर से आते हुए अपने बंदे के करीब से होकर गुजरता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसकी मोम वापस से अपनी तलवार पकड़ती है और कहती है कि उसकी मोम उसे डांटती है कि अगली बार मैं कहूँ तो मेरे पीछे रहना, और हाँ वे मरे नहीं हैं, वे बस सो रहे हैं। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा शांत रहो। लेकिन अपना बंदा तो काँप रहा होता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शाम इस तरह की होने वाली है।
तब इसकी मोम एक स्पेल एक्टिवेट करती है, कुछ निशान बनाती है और उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर या कहीं शील्ड बन जाती हैं। यू देखता है कि उसके अंदर कोई भी पोजेस आदमी आ नहीं पा रहा है। वो पूछता है क्या ये इसे सबको रोक भी पाएगा। यू की मोम बताती है हाँ अभी तक तो है, लेकिन मेरा माना काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। माना की जगह इसकी मोम कह रही है कि तानची, लेकिन हम मान नहीं मानेंगे क्योंकि सभी मानवास में ऐसे ही होता है। एनर्जी ख़त्म होती जा रही है उनकी मोम की। वो सोचती है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है, इन सारे इनोसेंट पीपल के कौन कब्जा कर रहा है। तभी तभी यू देखता है कि उनका जो प्रोटेक्शन लेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा तिड़कने लगी है। उसकी मोम सोचती है यू अभी के लिए तुम्हें संभालना होगा। उसकी मोम सोच रही होती है कि अब यू को बताने का समय आ चुका है, क्योंकि उसकी मोम को भी पता है कि आगे सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं झलक देनी तो बाकी है। वो सोचती हैं अब मुझे तुम्हें बताना ही होगा। तभी वो बताने शुरू कर दी है 13 साल पहले जब तुम्हारा जन्म हुआ था। लेकिन यूँ कहता है नहीं मोम अभी भी ये सही टाइम नहीं है। लेकिन उसको मोम बताती है मुझे अपनी डेथ या कहें मुझे हम दोनों की डेथ फेक करनी पड़ी और मुझे अपने क्रिम्सन एम्पायर से भागना पड़ा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने प्यारे बंधुओं को और तुम्हारे फादर को भी। और इतने में वो और आगे बताएं वहाँ एक धमाका होता है जिससे वो पूरी जगह चकनाचूर हो जाती हैं। सारे पोजेस डीमन तो मर जाते हैं, लेकिन जो यू और उसकी मोम ने प्रोटेक्शन लेयर बनाई होती है वो भी शैटर हो जाती है। और हमें पता है कि ये जो बंदा है वो कौन है, द फॉलन। वो बोलता है ओ मरे हुए व्यक्ति को वापस देखने में कितना ज़्यादा मज़ा है। और इस बच्चे को देखकर लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ये तो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। उसकी मोम उसे दोबारा देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। द फॉलन बताता है कि अब मुझे इस बच्चे को दे दो, इसके ब्लड का इस्तेमाल करूँगा मैं अपनी सील को तोड़ने के लिए। यू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। एक सील की उसकी मोम बताती है कि ये 6 लेवल का डीमन है जो इनके काइंड में यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तुम्हें मारने आया है। भाई साहब इतनी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है ना यू को, उसने अपनी ज़िंदगी भी शुरू नहीं की है और उसकी मौत का फरमान पहले आ चुका है। तभी डीमन कहता है कि ओ हाँ इस बार मेरे रास्ते में कोई नहीं आने वाला। यू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्या हम सच में मरने वाले हैं। लेकिन उसकी मोम कहती है नहीं, ये तुम पर हाथ भी नहीं लगा पाएगा क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक बिल्कुल भी नहीं। और उसकी मोम एक बार फिर से अपनी बची हुई तांजी से एक पोर्टल यानी कि शील्ड एक्टिवेट करती है। डीमन कहता है कि तुम अपनी बची कुची तांजे भी खोने जा रही हो। जब भी ह्यूमन किसी अपने से बड़े को देखता है वो रैकलेस डिसीजन लेने शुरू कर देता है। वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है और वो क्रैक होने लगती हैं। तब इसकी मोम देखती है सच में वो टूटने वाली है और वो टूट जाती हैं। लेकिन एक बार फिर सीक्रेट निंजा का इस्तेमाल करते हुए वे फाइनली यू को बचा लेती हैं, जिससे डीमन भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा होता है कि अभी भी तुम में कितनी ज़्यादा तांजी बचे हुई आखिरकार। लेकिन उसकी मोम कहती है यू मेरे पास रहना। और निंजा सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करते हुए वो एक स्पेल एक्टिवेट करती है, इन्फिनिटी मोन स्लैश टेक्निक। ये काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन फिर भी यू भी देख रहा होता है कि उसकी मोम के आसपास काफ़ी ज़्यादा तलवारें आने लगती हैं। वो पूछता है कि मोम क्या आप इन्हें कंट्रोल कर रही हो। उसकी मोम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है मैं इन हर एक ब्लेड से तुम्हें चीर दूंगी और तुम्हें अपने बेटे के करीब तक नहीं आने दूंगी। तभी वे सारे के सारे तीर या कहीं तलवार डीमंस की तरफ बढ़ने लगती है। हमें एक धमाका दिखाया जाता है। उसकी मोम सोचती है मुझे पता है ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन यह हमें कुछ समय तो दिला ही देगा। हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से गायब हो चुका है और अपने यू के पीछे आ चुका है, लेकिन अपने यू को कुछ पता नहीं होता है। वो सोचता है कि उसकी मोम ने आखिरकार उसे मार दिया, लेकिन उसको मोम को पता है कि वो उसके पीछे हैं। तभी वो अपना फिस्ट ज़मीन पर दे के मारती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा शॉक वेव निकलती हैं और उससे डीमन काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, अपना यू भी। लेकिन अपने यू को बचाने के लिए उसकी मोम वही सारी तलवारें उसको बचाने के लिए उसके पास भेजती हैं, जिससे यू को बचा भी लिया गया होता है। यू काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि ये बचाने के काम में भी आ सकते हैं।
तभी उसके पीछे से डेमन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आता है, लेकिन उसकी मोम उसे फिर से बचा लेती है उन तीरों को उन दोनों के बीच में मारकर। तभी डेमन चिल्लाता है कि तुम्हें पता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकती, तो फिर इतना ज़्यादा सब कुछ क्यों। लेकिन तुरंत उसकी मोम काफ़ी ज़्यादा तीरों की बारिश कर देती है उसके ऊपर, लेकिन वो बार बार डोज कर बच रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये ब्लेड वो अभी भी इन सबका इस्तेमाल कर पा रही है, हालांकि वो बेरली खड़ी भी हो पा रही है। तभी वो अपने हाथों से रोकता है और एक स्टैंड लेता है और वो एक पत्थर का इस्तेमाल करते हुए जंप लेता है और इस बार वो सोचता है ये मेरा फाइनल होगा। उसकी मोम उसे आते हुए देखती है और उस पर हमला करते हुए कहती है कि इससे पहले कि तुम उसे ले पाओ तुम्हें मरना होगा, और उस पर अपनी तलवार से अटैक करती है, लेकिन डीमन उनकी तलवार पकड़ लेता है। अब डीमन काफ़ी ज़्यादा सीरियस टोन में कहता है कि तुमने इतना सब कुछ किया सिर्फ मरने के लिए, और वो अपनी पहले वाली शक्ति को इस्तेमाल करता है जिससे वो पोर्टल बनाकर उसकी मोम के शरीर में अपना हाथ डाल देता है, जिसे देखकर यू काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और रोने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी मोम के सीने के आर पार उसने अपना हाथ दे दिया है और वो कहता है कि ये तुम्हारी इच्छा थी ना। अब वो उस यू की मोम के शरीर से अपना हाथ निकाल लेता है, जिससे उसे और भी ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन दोबारा वो उसका गला पकड़ लेता है। एमसी दूर खड़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है कि उसकी मोम को वो छोड़ दे, लेकिन डीमन उसे उसके गले से पकड़ता है और उठाता है कि बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर। तभी एमसी काफ़ी ज़्यादा रोते हुए एक पत्थर लेता है और उस पर फेंक देता है कि अगर तुमने उसे हर्ट किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन वो पत्थर कुछ भी काम का नहीं होता, वो उसे एक हाथ से झटक देता है जिससे एमसी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा शौक है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वो कहता है कि जब बड़े बात करें तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। वो उसकी मोम से कहता है कि जो टॉप पर स्टैंड करते हैं वही डेस्टिनी का कंट्रोल होता है उनके हाथ में, और वो पोर्टल एक्टिवेट करता है जो पोर्टल अपने बंद के सामने होता है, जिससे उसकी मोम भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उसकी मोम कहती है यहाँ से भागो, लेकिन वो सुन नहीं रहा होता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी मोम उसे कहती है ये मेरा ऑर्डर है, यहाँ से निकलो। तभी वो अपनी दोबारा फिंगर का इस्तेमाल करते हुए अपनी तीरों को उस पर भेजती हैं, लेकिन इस बार वो उसे दूर भगाने के लिए भेजती हैं। उसे पकड़ते हैं और दूर ले जाने लगते हैं, जिससे डीमन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। उसकी मोम चिल्ला के कहती है मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, जब तक कि तुम यहाँ हो तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम बस रास्ते में आ रहे हो। और वे तीर एमसी को काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाने लगते हैं। एमसी काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है कि आप ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हैं, मैं ये सब आपके बिना नहीं कर सकता। लेकिन डीमन भी उसे छोड़ने वाला कहाँ था, वो उसे पकड़ने ही वाला होता है, मतलब दूसरा हाथ डालने वाला होता है। तभी उसकी मोम उसका दूसरा हाथ पकड़ लेती है, जिससे डीमन काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है कि तुम और कितनी ज़्यादा ट्रिक लगाने वाली हो। हमें दिखाया जाता है कि इसकी मोम काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही होती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। डीमन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है कि तुम अभी भी गिव अप क्यों नहीं कर रही हो। उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा होता है इधर उधर। तभी हमें दिखाया जाता है कि तभी जो तीर होते हैं वो डीमन के हाथ कंधे में आके घुस जाते हैं, जिससे डीमन को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। वहीं दूसरी तरफ एमसी को वो तीर ले आके काफ़ी ज़्यादा दूर ले आते हैं और एक पेड़ में जाकर एमसी लगता है, जिससे लगकर वो ज़मीन पे आकर गिरता है। वो सोचता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है मोम। वो भागता है और कहता है कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं यहाँ पर अकेला नहीं मरूंगा, तो प्लीज़ मुझे बताइए मैं आखिर यहाँ पर रहकर करूँगा क्या। तभी दूसरी तरफ उसकी मोम का गला अभी भी डीमन के हाथ में होता है। डीमन उससे कह रहा होता है कि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी ज़्यादा कोशिश क्यों कर रही हो, अभी भी गिव अप क्यों नहीं कर रही हो, तुम उस की को मेरे हवाले क्यों नहीं कर रही। लेकिन वो देखता है कि उसकी मोम ने काफ़ी ज़्यादा स्पेल बना दिए होते हैं। वो देखता है क्या ये तुमने क्या किया। वो हमें दिखाया जाता है कि वे स्पेल एक गोले में होते हैं और हमें पता चलता है कि ये स्पेल डेथ पैक का है। डीमन सोचता है कि आखिर ये सब इसने कब बनाए। उसे याद आता है कि वे काफ़ी सारे ब्लेड जब उसने उस पर फेंके थे, शायद ये सब तभी बनाए होंगे।
डीमन उस पर चिल्लाता है, आखिर तुम ये क्यों करना चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि ये मुझे पाने के लिए काफ़ी नहीं होगा, तो तुम अपना सेक्रीफाइस क्यों कर रही हो? उसकी मॉम कहती है, यानी कि यू की मॉम कहती है कि बस मैं उसे कुछ टाइम देना चाहती हूँ। डीमन पूछता है, आखिर किस लिए? लेकिन इतने में तो वहाँ पर धमाका होने वाला होता है, लेकिन सीन कट हो जाता है अपने बंदे की तरफ कि मैं बस वहाँ पर पहुँचने ही वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो बस सीन दोबारा से यू की मोम पर आता है, जहाँ पर वो बता रही होती है कि यू को मैं सबसे हाईएस्ट बनाना चाहती थी। मैं चाहूँगी कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहो। ये टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें इस दुनिया को वापस दे दूँ। उसकी मोम उसे धन्यवाद देती है उसके पिछले 13 साल के लिए, उसकी ज़िंदगी में अच्छे पल भरने के लिए। और हमें बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है, जिससे एमसी भी देखता है, यानी कि यू भी देखता है, जिससे उसे भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और वो इमोशनल हो जाता है। सीन कट होता है यू के घर की तरफ, जहाँ पर जो कि उस शौक के बाद अपना बंदा बेहोश हो चुका है और उसके सपने में चल रहा होता है कि उसकी मोम ने उसे एक डिनर पार्टी जाके बर्थडे पार्टी प्लान की थी, और जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो केक देखता है और अपनी मोम से कहता है कि आप हमेशा से बेस्ट थी, लेकिन उसकी मोम उसे रोकती हैं, लेकिन अभी नहीं, उससे पहले तुम अपने हाथ धो लो। उसकी मोम उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। जब यू केक की कैंडल को बुझाता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और वो देखता है कि इसकी मोम उसके सामने एक मुर्दा पड़ी है। वो शौक है और डरा हुआ है कि आखिर आपके साथ क्या हुआ। वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी उसके पीछे से हंसने की आवाज़ आने लगती है, शैडोज घेरने लगती हैं। वो भागता है, वो वहाँ से अपनी जान लगाकर भागता है और उसे पता है कि उसने ये आवाज़ पहले भी सुनी है। वो एक गेट खोलता है और अपने आप को वहाँ बंद कर लेता है और सोचता है प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि वो तुम्हारी वजह से मरी है, मैं उन सबको मार दूंगा जिन सबको तुम प्यार करते हो, तुम मेरी की हो। जिसे सुनकर एमसी काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। अब वो डीमन बाहर खड़ा है, वो गेट पर मार रहा होता है, जितना ज़्यादा तुम छुपोगे उतने ज़्यादा ज़िंदगी मैं लूँगा और ज़िंदगी के कारण तुम होगे। एवरीवन, जितने भी लोग सफ़र करेंगे वो सब तुम्हारी वजह से होंगे। तभी उस डीमन का हाथ गेट को चीरते हुए अपने बंद के गले को पकड़ लेता है, लेकिन तभी तुरंत, जैसे कि हमें पता है ये एक ड्रीम था, अपना बंदा एक गली में जागता है। वो शौक है कि वो एक ड्रीम था। उसकी नाक और उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। वो सोचता है आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। तब अपने यू एमसी को याद आता है कि उस एक्सप्लोजन के जरिए वो बेहोश हो चुका था, और हमें दिखाया जाता है कि एक डंडा आकर अपने बंद के माथे पर लगा होता है और वो सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। वो तुरंत अपनी मोम के लिए भागता है कि मुझे लगता है कि मोम सरवाइव करने में कामयाब हो चुकी होंगी, उन्होंने एक बेसिक मैरियर लगा लिया होगा, मे बी वे जिंदा है। हाँ, वे जिंदा है। वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दिलासा दे रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें रिपोर्टर दिखाया जाता है कि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। हमें ऑथराइजेशन और सर्चिंग टीम से पता चला है कि यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा है। तभी अपना बंदा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और वहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। वो देखता है अपने घर को जो पूरी तरह तबाह हो चुका है। वो वहीं किसी चीज़ के पीछे छुपता है कि मुझे वहाँ पर जाना है, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स हैं और बैरियर भी लगा हुआ है। अगर मैंने वहाँ झाँकने या छुप कर जाने की कोशिश की तो वो उन्हें देख लेंगे, मतलब अपने बंदे को देख लेंगे। तो अब उसे क्या करना चाहिए? क्या मोम अभी भी जिंदा होंगी? तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है, एक पुलिस ऑफिसर का। वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये क्राइम सीन है, तो यहाँ से जल्द से निकलो। लेकिन वो कह रहा होता है कि ये मेरा घर है और एक डीमन ने ये सब किया है, और मेरी मोम, क्या वो अभी भी जिंदा है? लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। ऐसे एक्सप्लोजन को कोई भी सरवाइव कैसे ही कर पाएगा? जिसे सुनकर एमसी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो फिर बताता है कि पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो क्या तुम विटनेस स्टेटमेंट दे पाओगे? लेकिन अपना बंदा वहाँ से भाग जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर वो मर कैसे सकती हैं, ये सच नहीं होता। वो भागते भागते एक इंसान से टकरा जाता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। वो देखता है वो बंदा
काफ़ी ज़्यादा सीरियस टोन में अपने बंदे को देखता है, लेकिन वो फिर से उसे वहाँ से सॉरी कहकर भाग जाता है। लगता है ये कैरेक्टर भी अपने आने वाली स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा रोल निभाने वाला है। अब अपना बंदा एक गली में है। ऐसी सिचुएशन में बारिश हमेशा ऑटोमेटिक आ जाती है भाई। सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। अपना बंदा एक गली में बैठा होता है और वो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, उसे कहाँ जाना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है कि आखिर उसने क्या किया। उस डीमन ने उसने मुझे क्यों मारने की कोशिश की और मेरी मोम को क्यों मारा, और वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है। ये सब मुझे कौन बताएगा। वो सब सही थे। उन इनोसेंट पीपल ने जो भी सर्व किया वो बस मेरे वजह से था, क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, मैंने उन सबको मारा है। अपना बंदा यूँ काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में होता है कि उसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में होता है। वो फूट फूट कर रो रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, सेल्फिश हूँ, डरपोक हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अलोन हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कोई भी हर्ट कर सकता। तभी उसका चौंकी, फाइनली चौंकी तो जिंदा है भाई। वो चौंकी को देखता है कि तुम कैसे। चौंकी को देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ दिया चौंकी, और वो उसको गले लगा लेता है। मेरी वजह से वो मारी गई। भाई एमसी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। एक बच्चे के लिए इतना ज़्यादा सफ़र। सीन कट होता है, मौसम काफ़ी ज़्यादा शांत है और एक घर में वही बूढ़ा दिखाया जाता है जहाँ पर अपना बंदा हमेशा बुक खरीदने जाता है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या, ये अर्थक्वेक सा कैसा महसूस हुआ और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है सोने के लिए। तभी वो खिड़की से बाहर झाँकता है और देखता है अपने बंदे को और सोचता है कि ये तो वही बच्चा है जो मेरी शॉप की खिड़की से हमेशा झाँकता रहता है, जो हर हफ्ते आता है। आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है इस बीच सड़क में, और वो भी इस समय। वहीं हमें एमसी के यानी कि यू का पीओवी दिखाया जाता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसकी मॉम मर चुकी है। अब ये सिचुएशन अपना बंदा एक्सेप्ट कर चुका है कि अब यही उसकी रियलिटी है। अब चूंकि ही उसकी फैमिली बची है बिना पैसे के, अब वो क्या करेगा। अब वो सोचता है कि क्या मुझे पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देना चाहिए, क्या वह मेरा विश्वास भी करेंगे। लेकिन जब वो सोचता है कि मैं उसे क्या क्या बताऊंगा, उसे ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी साउंड करता है कि वो मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, और उसे ऊपर से भूख भी लगी होती है। वो सोचता है अब मैं अंदर से और पेट से भी खाली हो चुका हूँ, क्या ये सच में होने वाला है। तभी उसे कोई आवाज़ देता है। वो मुड़ता है, हमें दिखाया जाता है कि वही बूढ़ा आदमी उसे आवाज़ देता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम वही हो ना जो हमेशा मेरी शॉप पर आते हो। आखिर तुम आधी रात को कर क्या रहे हो और तुम घर क्यों नहीं गए। सीन कट होता है बूढ़े के घर के अंदर, जहाँ बूढ़े ने अपने बंदे को खाने के लिए रोल दिया होता है और एमसी ने सारी बात बता दी होती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ओह तो वो एक एक्सप्लोजन था, तुम्हारी मॉम के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन तुम उस एक्सप्लोजन की चपेट में क्यों नहीं आए। वो बताता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है कि एमसी बताता है कि वो अभी तक जिंदा है सिर्फ अपनी मॉम की वजह से। बूढ़ा आदमी पूछता है तो फिर तुम अपने फैमिली मेम्बर्स को कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं। एमसी शौक है, वो बताता है कि लेकिन मेरा कोई फैमिली मेम्बर है ही नहीं, होगा भी तो मुझे पता नहीं है। मैं और मेरी मॉम भी बस अकेले रहा करते थे, और अब जो मेरी फैमिली है वो बचा है सिर्फ मेरा डॉग चौंकी। हाँ, मुझे ये बताया गया था कि मेरे एक फादर हैं, लेकिन मैंने आज तक उनका फेस तक नहीं देखा है, लगता है मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि फैमिली की फैमिली अगर होगी तो वो तुम्हें एक दिन मिलने ज़रूर आएगी, अभी के लिए तुम रेस्ट करो और चलो कल सुबह बात करते हैं। लेकिन एमसी को कुछ समझ में नहीं आता है। बूढ़ा आदमी उस रूम से जाते हुए कहता है कि ये मेरी डॉटर का रूम है जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही है, तुम आज के लिए तुम यहाँ रह सकते हो। एमसी काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल होता है उसके लिए, लेकिन एमसी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है आपका एक रात का रेंट चुकाने के लिए। तभी बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखता है और जाते जाते कहता है कि ये तो एक बूढ़े आदमी की ड्यूटी होती है कि वो बच्चों का ख्याल रखें, चाहे वो फैमिली हो या ना हो। ये बात सुनकर एमसी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अपना बंदा सो रहा होता है, वो धीरे धीरे जाग रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने डॉग की आवाज़ आती है। वो तुरंत भागता है। चौंकी, आखिर चौंकी क्या हुआ।
लेकिन हमें दिखाया जाता है कि चूँकि ऊ कर रहा होता है, मतलब कुत्ते जैसे करते हैं यार वैसे कर रहा होता है कि, और बूढ़ा आदमी उसे बस चुप करा रहा होता है कि ईजी। हमसे पूछता है आखिर क्या हुआ। बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं बस उसे साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। अब एमसी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है, उसे लगा था कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी डॉग उसके पास आता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नया है, इसीलिए, और जो लास्ट नाइट हुआ उससे अभी भी ये शौक लगता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ ऐसा ही लगता है, और लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो आपस में। बूढ़ा आदमी पूछता है क्या तुम कल रात को ध्यान से सो पाए। एमसी बताता है कि हाँ आपकी वजह से मैं अच्छे से सो पाया, और ये शर्ट भी आपने जो दी थी परफेक्ट थी। और वो कहता है कि अब मैं आपका रिपे कैसे ही कर पाऊँगा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और बाकी सब के लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ। लेकिन बूढ़ा आदमी पूछता है आखिर तुम अब कहाँ जाओगे, तुम क्या सोच रहे हो कि अब तुम। एमसी बताता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे लगता है कि मैं होमलेस शेल्टर बनाने वाला हूँ, बस यही थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है। लेकिन बूढ़ा आदमी खुश होते हुए कहता है कि रुको ज़रा, एक और प्लेस को, एक और जगह को ट्राई करते हैं। एमसी उसे श्योर कहता है कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी तुरंत कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। दूसरी तरफ हमें वो जगह दिखाई जाती है। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी उसे पुलिस स्टेशन ले आया होता है। वो बताता है कि ये हमारी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन अपना बंदा कहता है कि वे सोचेंगे कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हूँ, पागल हूँ जो मेरे साथ हुआ। लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें एक ट्राई तो करना ही चाहिए, क्यों। अब अपना एमसी पुलिस स्टेशन के अंदर होता है। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी अपना बंदा बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन मैं अपनी फैमिली यानी कि फैमिली मेम्बर डैड को ढूंढ रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर पूछता है वो कब से लापता है। एमसी बताता है कि मुझे नहीं पता, मैं जब से छोटा सा था, जब से पैदा हुआ है, मेरी मदर ने उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। पुलिस ऑफिसर उसका नाम पूछता है, पूरा नाम। वो बताता है कि मेरा नाम है केनसुके यू। वो पूछता है क्या तुम्हारी मोम तुम्हारे साथ है, लेकिन अपना एमसी काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा होता है। बाहर बूढ़ा भी इंतज़ार कर रहा होता है। पुलिस ऑफिसर कहता है नेवर माइंड। पुलिस ऑफिसर तभी उसका नाम का यूज़ करते हुए रिकॉर्ड ढूंढने लगता है कि उसके सरनेम के नाम से कोई बंदा है कि नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके नाम के साथ कोई भी मेंबर नहीं मिलता। एमसी सोचता है वाई, आखिर मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ इस सरनेम के नाम का कोई और क्यों नहीं है, आखिर मेरे डैड है कहाँ पर, मैं उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आखिर इस नाम का क्या ही मतलब जब कोई है ही नहीं। तभी पुलिस ऑफिसर पूछता है कि क्या तुम्हारी मोम तुम्हारे साथ आई है, लेकिन एमसी कहता है कि मैंने उन्हें कल ही खो दिया। पुलिस ऑफिसर को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि सुनकर बुरा लगा, लेकिन हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर अभी भी तुम एक माइनर हो, अगर तुम्हारे साथ कोई भी लीगल अपॉइंटेंट यानी कि गार्डियन नहीं है, तो हमें तुम्हें सोशल सर्विस के लिए ले जाना पड़ेगा। एमसी सोशल सर्विस का सुन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है, नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है थैंक्स। पर सोचता है कि अगर मैं सोशल सर्विस चला गया तो मेरे चुंकी को क्या होगा। तभी बूढ़ा अंदर आता है। वो कहता है कि ऑफिसर यही मेरे साथ रहता है, ये बस अपने फैमिली मेम्बर्स को ढूंढ रहा है। पुलिस ऑफिसर तभी उस बच्चे के साथ उस बूढ़े का रिलेशन पूछता है। बूढ़ा बताता है कि मैं बस इसकी फैमिली का दोस्त था। एमसी हाँ में जवाब देता है। वो कहता है कि हमें बाहर चलना चाहिए। अब दोनों बाहर आ चुके हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि मुझे अपनी दुकान खोलने के लिए वापस जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। एमसी हाँ भरता है। वो कहता है कि अपनी फैमिली को खोने के बाद सबसे दुखी बात ये होता है कि अपना वो बच्चा अलग रहे। बूढ़ा आदमी उसे एक और सरप्राइज देता है, सिंस जबकि मेरे पास एक सेपरेट रूम है, तो तुम वहाँ जितना चाहे उतनी देर तक या जितना चाहे उतने लॉन्ग टाइम तक रह सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी शॉप चलाने में मेरी मदद करनी होगी। जिसे सुनकर एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि ऑफकोर्स मैं आपकी मदद करूँगा, और उसे बूढ़े आदमी को गले लगा लेता है। तभी बूढ़े आदमी उसकी उम्र पूछता है कि आखिर तुम कितने साल के हो। एमसी बताता है कि मैं 13 का था, लेकिन कल ही मैं 14 का हो चुका हूँ। बूढ़ा आदमी उसे हैप्पी बर्थडे कहता है और कहता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं। एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश है, और हमें अभी दिखाया जाता है कि एमसी का रूटीन। चलो अब इसे व्लॉग की तरह देखते हैं, मतलब जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग हो रहा है ना, वो बंदा जो व्लॉग करता है। अपने बंदे ने कपड़े पहने, बुक्स बेची, बुक्स रखी, सफाई की, खाना खाया,
डीमंस के बारे में सर्च किया, चोंकी को नहलाया, दौड़ने गया, वापस रात को खाना खाया, एक्सरसाइज की, फिर से सफाई की, फिर से सोचने लगा, पढ़ने लगा, फिर से नहाया, फिर से दौड़ लगाई, फिर से खाना लाया, फिर से मेहनत की, फिर बुक संभाली, फिर से सफाई की, फिर से खाना खाया, फिर से खेला, फिर दौड़ लगाई। ऐसे ही करते करते व्लॉग के साथ हमारा समाप्त होता है 3 महीने। 3 महीने बीत चुके हैं और अब अपना एमसी अपने घर के सामने खड़ा होता है और देखता है कि वहाँ सब कुछ साफ हो चुका है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम यहाँ पर हर महीने आते हो? और वो बूढ़ा आदमी होता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि ओह, तो तुम यहाँ पर रहते थे। एमसी पूछता है, आखिर तुम मुझे कब से फॉलो कर रहे हो? वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पर्सनल स्पेस देना चाहता था। लेकिन तभी वो पूछता है कि ओह, तो ये जगह है जहाँ पर तुमने अपनी मोम को लास्ट टाइम देखा था। एमसी बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं है कि मैं उन्हें भूल जाऊँ, मैं उन्हें हर दिन मिस करता हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं समझता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं, क्योंकि मेरी वाइफ जब मरी थी मुझे भी काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। तभी एमसी पूछता है, लेकिन वो जो इनोसेंट्स की ज़िंदगी गई उस रात, उस ऑथराइजेशन के ज़रिए वो अभी भी पकड़े नहीं गए। एमसी बताता है कि ओल्ड मैन, अगर मैं कहूँ कि वो वहाँ पर जो कुछ हुआ वो कुछ ऐसा था, उस रात जो एक्सप्लोजन हुआ वो किसी ने नहीं, वो बल्कि ऐसी चीज़ ने किया था जो तुम विश्वास नहीं करोगे कि ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं। उस रात वो मेरे लिए आए थे एंड मेरी मोम ने वो सब कुछ किया जो मुझे ज़िंदा रखने के लिए पॉसिबल था। लेकिन मुझे पता है वो वापस आएगा मेरे लिए, तो मुझे उसके लिए रेडी रहना होगा।